आज की कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2025 से। जगह होता है तेलंगाना। तेलंगाना में एक जिला लगता है कुरनूल नाम का। यहीं पे रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है तेजेश्वर। तेजेश्वर पेशे से एक ऐसा कर्मचारी था जो जमीन की नपाई करता था। जैसे कहीं पे किसी को भी ज़मीन खरीदना है, बेचना है, तो उसकी नपती जो होती है वो काम तेजेश्वर किया करता था और उसकी ये जॉब थी। जब तेजेश्वर की शादी की उम्र हो जाती है, महज 25-26 साल का वो था, तब लड़की ढूंढना उसके परिवार वाले शुरू कर देते हैं। 1-2 साल पहले से ही लड़की ढूंढने का जो सिलसिला था वो चलता आ रहा था। मन लायक लड़की मिल नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक फरवरी 2025 में कुछ परिवार और कुछ रिश्तेदार के द्वारा पता चलता है कि एक लड़की है ऐश्वर्या नाम की, जो कि 23 साल की है और वो शादी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी तेजेश्वर के लिए। अब जब बात आगे बढ़ती है तब लड़की का फ़ोटो मंगवाया जाता है। लड़की का फ़ोटो तेजेश्वर को बहुत पसंद आ जाता है। इन दोनों के गांव आसपास ही थे। जो तेजेश्वर है वो गढ़वाल का रहने वाला था और जो लड़की है वो कुरनूल की रहने वाली थी। दोनों के बीच जो रिश्ता होता है वो अब आगे बढ़ता है, क्योंकि तेजेश्वर को लड़की पसंद आ चुकी थी। घर परिवार को भी आपसी रजामंदी से, दोनों परिवार के सहमति से लड़के लड़की को मिलवाया जाता है, बातचीत करवाई जाती है और जब सब कुछ मैच हो जाता है तब उनकी शादी तय कर दी जाती है 13 फरवरी 2025 को। जब शादी तय हो जाती है उसके बाद शादी की तारीख निकलवाई जाती है, कुछ कुंडली मिलाई जाती है। इसके बाद शादी का जो डेट आता है वो आता है 18 मई 2025 का। बीच में जो कुछ महीने थे ये तैयारियों में शादी के लग जाते हैं। दोनों के ही परिवार वाले अब शादियों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो भी इसके शादी के पीछे कपड़े हो, मंडप हो, हॉल बुक कराना हो या कहाँ पे किस तरह से शादी की अरेंजमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से 18 मई 2025 आने से पहले ही 5 दिन पहले जो ऐश्वर्या होती है वो अपने घर से लापता हो जाती है। ये तारीख थी 13 मई की। 13 मई को ऐश्वर्या अचानक से अपना घर छोड़कर कहीं चली जाती है। अब इधर जब ऐश्वर्या घर छोड़कर जाती है तब घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब पता चलता है आस पड़ोस के लोगों को, तो लोगों को लगता है कि ऐश्वर्या शायद परेशान थी, इस वजह से घर छोड़कर चली गई है। शादी से खुश नहीं थी, इस वजह से चली गई है। दहेज का मामला है, इस कारण से चली गई है, या फिर उसे किसी के साथ देखा गया है, कोई बैंक का मैनेजर, उसके साथ वो अपनी इच्छा से चली गई है। ऐसी बातों को बनाते बनाते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या का कुछ पता नहीं चलता है। घर वाले प्रारंभिक रूप से पहले रिश्तेदारों से पूछते हैं, आसपास उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शादी काफ़ी जल्दी नज़दीक आ चुकी है, डेट काफ़ी पास आ गया और ऐसी परिस्थिति में अगर दुल्हन गायब हो जाए तो अपने आप में काफ़ी बेइज्जती का सामना करने वाला समय आ जाता है। अब लोग सोचते हैं परिवार के कि करे तो करे क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाए या लड़के के परिवार वालों को बताई जाए। सारी बातें चल ही रही थी परिवार वालों में कि अचानक 16 मई 2025 को ऐश्वर्या घर वापस लौट आती है। अब जब वो घर वापस लौटती है तो घर वाले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या से जब परिवार और रिश्तेदार के लोग जो आ चुके थे उसकी शादी के लिए, वो जब पूछते हैं कि वो गई कहाँ थी, तब वो बताती है कि मैं एक सहेली के घर परेशान होकर चली गई थी, क्योंकि शादी में जो दहेज की रकम है, शायद मुझे लगा कि मेरे परिवार वालों को ये परेशानी मेरी वजह से उठानी पड़ रही है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है शादी में, इस वजह से वो परेशान थी, खुश नहीं थी और वो इस कारण से ही गई थी। बाकी इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। लड़के वालों को भी तब तक इस बात का आभास हो गया था कि उनकी दुल्हन जो होने वाली है ऐश्वर्या, वो लापता है। इसके बाद जब पता चलता है कि ऐश्वर्या 16 तारीख को घर आ गई है, तो लड़के के परिवार के लोग और खुद लड़का तेजेश्वर वो भी लड़की के घर पहुंचता है। जब घर पहुंचते हैं तब उन्हें पूरी बात की जानकारी मिलती है कि लड़की किस वजह से चली गई थी नाराज होकर घर से, या फिर किस वजह से वो शादी से पहले ही एक तरह से शादी से मना भी नहीं किया और घर छोड़कर भी चली गई। अब तेजेश्वर के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या कोई और बात है,
क्या ऐश्वर्या जो है वो शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से अब वो सीधे ऐश्वर्या से बात करता है अकेले में। ऐश्वर्या कहती है, काफ़ी रोती रहती है और कहती है लड़खड़ाती जवान से कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, शादी भी तुमसे ही करूँगी, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन कुछ मन में खटास थी, कुछ बातें थी, इस वजह से मुझे लगा कि ये शादी करना ठीक नहीं होगा, मेरे परिवार वाले परेशान हैं, इस वजह से मैं चली गई थी। लड़के वाले भी बात समझ जाते हैं और चले जाते हैं। अब बारात लाने का जो दिन होता है, उस दिन पे तमाम शादी की तैयारी पूरी हो जाती है। खूब धूमधाम से तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी करवा दी जाती है 18 मई 2025 को। अब जो ऐश्वर्या है वो घर आती है। जब शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है, तेजेश्वर ऐश्वर्या को लेकर विदा कराकर अपने घर ले आता है। ऐश्वर्या ससुराल पहुंचती है तो कुछ ही दिन में उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। तेजेश्वर जब भी उसके पास आने की कोशिश करता है, वो उसे पास नहीं आने देती है, वो उससे ठीक से बात नहीं करती है। और फिर तेजेश्वर को जो है इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, ऐश्वर्या के जो स्वभाव थे उसमें बदलाव को देखते हुए थोड़ी परेशानी होने लगती है। वो अपने घर वालों को बताता है कि ऐश्वर्या काफ़ी देर तक किसी से बात करती है फ़ोन पे, बताती भी नहीं है वो किससे बात कर रही है। कहने पे या पूछने पे वो बस इतना ही जवाब देती है कि वो किसी घर परिवार के रिश्तेदार से बात कर रही है, वो मेरे करीब भी आना नहीं चाहती है और मुझे समय नहीं देती है। लेकिन परिवार वालों को लग रहा था कि शायद ये अरेंज मैरिज है, इस वजह से लड़की जो है वो धीरे धीरे अपना स्वभाव बदल पाएगी, धीरे धीरे इस परिवार में ढलेगी। इस वजह से तेजेश्वर को भी घर वाले यही समझाते हैं कि थोड़ा टाइम दो, नई दुल्हन है, वो धीरे धीरे एडजस्ट इस घर में, इस घर के माहौल में और तुम्हारे साथ हो जाएगी। तेजेश्वर को भी लग रहा था कि शायद ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐश्वर्या जो है वो हर दिन यही करती थी कि घर के काम जो भी उससे हो पा रहे हैं करती थी, फिर वो फ़ोन पे लगी रहती थी। इधर शादी के धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि विदाई के बाद जब ऐश्वर्या घर आई थी उसके बाद वो फिर मायके भी गई थी और फिर वापस ससुराल आ गई थी। लगभग 1 महीने बीत जाते हैं। अब जब 1 महीने बीत जाते हैं तो अचानक से एक दिन तेजेश्वर के घर कुछ लोग आते हैं, 3 से 4 लोग कार से आते हैं और कार से आने के बाद उसे बोलते हैं कि शायद कोई ज़मीन है जिसे नब्ती करनी है और उसके लिए उसकी मदद चाहिए। तेजेश्वर का ये काम था, इस वजह से जिन लोगों के संपर्क में वो आया था, जो लोग उसके घर आए थे, उनमें से एक ऐसा इंसान था जिसे वो पहले से जानता था और जान पहचान होने की वजह से वो उनकी गाड़ी में, कार में बैठ जाता है और फिर अपने काम के लिए चला जाता है, जिस काम के लिए उसे जाना था उनके साथ। जब वो कार में बैठता है और घर से निकलता है, घर के कुछ लोग देखते भी हैं कि वो अपने काम से जा रहा है। लेकिन घर से निकलने के बाद कुछ घंटे जब बीत जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, रात हो चलती है और तेजेश्वर घर वापस लौट के नहीं आता है, तो घर वालों को अब तकलीफ़ होने लगती है। उसके जो भाई होते हैं उनको चिंता सताने लगती है कि तेजेश्वर अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। उसके फ़ोन नंबर पे कॉल किया जाता है तो फ़ोन पिक नहीं होता है और स्विच ऑफ बताया जाता है। इसके बाद परिवार वाले और घबराने लगते हैं। पूरी रात बीत जाती है और उसके बाद दूसरा दिन आ जाता है। लगभग 17 जून 2025 को तेजेश्वर इस तरह से लापता हुआ था। 18 जून तक उसके घर वाले इंतजार करते हैं। जब कोई पता नहीं चलता है तेजेश्वर का, उसके बाद तेजेश्वर का भाई सीधे नज़दीकी कुरनूल पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे जा करके एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले अब ढूंढना शुरू करते हैं तेजेश्वर को। सबसे पहले जो है सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है कि वो घर से किसके साथ निकला था। तब वही सेम चीज़ें पता लगती हैं सीसीटीवी फुटेज में कि वो एक कार में सवार होकर 4 लोगों के साथ गया है। काफ़ी आराम से वो जा रहा था क्योंकि वो जान पहचान के लोग थे। इधर अब पुलिस थाने से नज़दीकी और जो पुलिस थाने होते हैं अलग ज़िले के, वहाँ पे अब तेजेश्वर का फ़ोटो भेजा जाता है लापता गुमशुदगी के हिसाब से। और अगर कोई शख्स की जानकारी ऐसी मिलती है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में तेजेश्वर के जैसा कोई इंसान दिखता है, मिलता है, तो उसकी सूचना कुरनूल पुलिस को दे दी जाए। ऐसा करके वो सर्कुलेट कर देते हैं उसकी फ़ोटो को, उसकी डिटेल्स को। तुरंत ही 17 जून को ही एक नज़दीकी थाने से एक कॉल आता है कुरनूल पुलिस को, और ये कॉल पड़ोसी राज्य के ही आंध्र प्रदेश से आता है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के पनियम
कस्बे के पास एक लाश मिलती है लोगों को, और ये जब पुलिस बरामद करती है तो वो मिलता जुलता तेजेश्वर के जैसा ही होता है। अब तुरंत ही कुरनूल के जिस थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार वालों ने दर्ज कराई थी, वहाँ से तुरंत सूचना भेजी जाती है तेजेश्वर के परिवार वालों को। उन्हें बुलाया जाता है और ये कुरनूल थाने के जो कुछ पुलिसकर्मी होते हैं वो परिवार के कुछ सदस्य को लेकर उस सब के शिनाख्त करने के लिए निकल जाते हैं। जब सब के पास परिवार के लोगों को लेकर के पहुंचती है पुलिस, तब सब देखते हुए, उसके कपड़ों को देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ये अंदाजा परिवार वालों को लग जाता है कि ये तेजेश्वर ही है। अब तेजेश्वर के परिवार वाले रो रो कर परेशान हो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि तेजेश्वर की जिस हालत में लाश मिली है, इस हालत तक पहुंचाने वाला वो कौन इंसान है, क्योंकि तेजेश्वर की मौत ऐसे नहीं हुई थी। उसके गले पे धारदार हथियार के निशान थे और बड़ी ही बेरहमी से उसकी मौत के घाट उसे उतारा गया था। इस वजह से परिवार के लोग काफ़ी सदमे में थे। तुरंत ही बॉडी को रिकवर किया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो इधर पुलिस जो है, जो गुमशुदगी की एक रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की थी परिवार वालों की तरफ से, अब वो सीधे बदल दी जाती है और ये मर्डर केस में तब्दील हो जाता है। अब जैसे ही केस पलटता है, मर्डर केस में ये केस तब्दील होता है, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन अब बहुत तेज कर दी जाती है पुलिस की तरफ से। ये पता लगाने में पुलिस जुट जाती है कि वो कार से उस दिन कौन आया था तेजेश्वर को लेने के लिए, और 4 इंसान थे तो थे कौन। इसके बाद तेजेश्वर के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया जाता है, CDR डिटेल निकाली जाती है। परिवार के कुछ लोगों से जब पुलिस इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि तेजेश्वर की शादी महज 1 महीने पहले हुई थी। वो काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था, इस वजह से किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी। नई नवेली दुल्हन के साथ उसका व्यवहार कैसा था, पुलिस वाले जब ये क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तब परिवार के कुछ लोग बताते हैं कि शायद वो उखरी उखरी से रहती थी और वो तेजेश्वर के पास नहीं आती थी। तेजेश्वर ने इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी थी, और ये वही महीना था जब सोनम और राजा रघुवंशी मर्डर केस की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं देश प्रदेश में हो रही थी, जो कि इंदौर में राजा रघुवंशी को महज शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन मार देती है। इस वजह से पुलिस के दिमाग में वो केस भी था, और उस केस के बिहाफ पे अब जो तेजेश्वर की पत्नी होती है ऐश्वर्या, उसका फ़ोन भी CDR डिटेल यानी कॉल डिटेल को सर्विलांस से जब निकलवाया जाता है, तब पता चलता है कि ऐश्वर्या जो है वो शादी के बाद 1 नंबर पे लगातार बात करती थी, क्योंकि परिवार वालों ने बताया था कि वो घंटों घंटों किसी से फ़ोन पे बात करती है। और ये शक का आधार बनता हुआ पुलिस ने जब CDR की डिटेल निकलवाई तो वो नंबर भी मिल गया, और उस नंबर पे शादी के बाद, यानी कि जब 18 तारीख को दोनों की शादी हुई थी मई में, उसके बाद उसने जून तक लेकर के 2000 कम से कम कॉल एक ही नंबर पे किए थे। अब पुलिस का शक गहराता है और इसके बाद शक के आधार पे सीधे ऐश्वर्या को गिरफ्तार किया जाता है। थाने लाकर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो बहुत इधर उधर की बात करती है, टाल मटोल करती है, पुलिस को पूरा बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसका सारा पैतरा काम नहीं आता, उसके बाद वो टूटती है और फिर बताना शुरू करती है कि जिस नंबर पे वो 2000 बार कॉल कर चुकी थी शादी के बाद, जब उसके सामने कुछ सबूत रखे जाते हैं तब बताती है कि ये उसका प्रेमी है, जो कि शादी से पहले से ही उसके संबंध है उसके साथ। और ये जो प्रेमी है ये बैंक का मैनेजर है, और ये जो प्रेमी है ये एक बैंक का कर्मचारी है, मैनेजर के रूप में तैनात है, और जिसका नाम है तिरुमला राव। अब इसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये तिरुमला है कहाँ, तो उसके बाद पता चलता है पूरी कहानी कि तेजेश्वर को क्यों मारा गया है। होता ये है कि जो ऐश्वर्या होती है वो तिरुमला से बातचीत करती है और फिर प्यार करने लगती है। दोनों के बीच में बहुत दिनों से रिश्ता होता है। ये रिश्ता बनता कैसे है, ऐश्वर्या तब जो खुलासे करती है वो बेहद चौंकाने वाले होती हैं। वो कहती है कि जो प्रेमी है उसका, वही प्रेमी उसकी माँ का भी है, और हत्या में उसकी खुद की माँ भी शामिल है। जब ये पूरी कहानी इन्वेस्टिगेट की जाती है कि कैसे कैसे जो ऐश्वर्या है उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, माँ के साथ मिलकर के अपने ही खुद के पति का, तेजेश्वर का मर्डर प्लान किया, तब पता चलता है कि बैंक में उसकी माँ सफाई कर्मी है। यानी ऐश्वर्या की माँ जो है वो बैंक में सफाई का काम किया करती थी, और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई थी इस बैंक के मैनेजर से। बैंक के मैनेजर ने
ऐश्वर्या की माँ को यह आश्वासन दिलाया कि वो जो घर पे लोन लेना चाहती है उसे लेने में वो मदद करेगा, उसके आर्थिक रूप से जितने भी खर्चे हैं उसको उठाने में भी मदद करेगा। और उसके बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत प्यार में बदलता है माँ के साथ पहले, और शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो जाता है। जो ऐश्वर्या की माँ थी उससे पहले प्रेम संबंध में ये मैनेजर जो है वो आता है। जब घर आना जाना शुरू होता है तब तिरुमला की नज़र पड़ती है ऐश्वर्या पे। ऐश्वर्या पे जब नज़र पड़ती है तब उसका दिल फिर से फिसलता है और वो ऐश्वर्या को भी अपने बातों के झांसे में लेता है और ऐश्वर्या से भी प्यार का नाटक करना शुरू कर देता है। उससे भी रिश्ता बनाता है, शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। माँ बेटी दोनों इस तिरुमला की बातों में आ जाती हैं और जब एक दिन माँ बेटी दोनों को ही पता चलता है कि दोनों का प्रेमी बिल्कुल सेम है, तब दोनों ही आपस में समझौता भी कर लेती हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो ऐश्वर्या है उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, शादी के नज़दीक उसकी उम्र आ गई थी, घर वाले रिश्ता ढूंढने लगते हैं। इधर ऐश्वर्या शादी करना चाहती नहीं थी, लेकिन माँ और उसका प्रेमी जो होता है बैंक मैनेजर, वो समझाता है कि जिससे शादी कर रही हो, शादी करने के बाद उसको मार डालेंगे और साथ ही उसकी जो ज़मीन जायदाद होगी वो सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगी। इससे हम अपना जीवन काफ़ी अच्छे से बिता सकते हैं और जीवन जीने के लिए पैसे तो ज़रूरी हैं ही, तो बैठे बैठाए तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, तो लड़के से शादी कर लो, लेकिन उसके बाद उसके साथ तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ और उसका प्रेमी और जो लड़की ऐश्वर्या थी, ये तीनों ही प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग के बाद अब वो कुछ किलर हायर करना चाहते थे, जिसके लिए जो बैंक का मैनेजर होता है तिरुमला, वो एक दिन अपने ही सहकर्मी से बात करता है जो कि कमीशन एजेंट था। कुमारी नागेश इसका नाम होता है, इससे संपर्क करता है, सारी बातें बताता है कि वो एक लड़के से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, अब वो उसके पति को मारना चाहता है। इसके बाद प्रोफेशनल 3 लोगों को हायर किया जाता है किलर को, और जिसको 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। इसके बाद साजिश का अगला पड़ाव शुरू होता है, क्योंकि इन्होंने सोनम और राजा रघुवंशी केस के बारे में भी, इंदौर के मर्डर केस के बारे में सुन रखा था। इन्हें पता था पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, कैसे कैसे पकड़ लिए जाते हैं साजिश करता, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया इन चीज़ों पे कि वो किसी तरह से पकड़े ना जाए। इन्होंने ये भी प्लानिंग बना ली थी कि मर्डर करने के बाद ये सीधे लद्दाख चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर के जो ऐश्वर्या है और उसकी माँ है वो बस जाएगी अपने प्रेमी के साथ। इधर जो कुमारी नागेश जो है, जो कमीशन एजेंट था, वो अब दोस्ती करना शुरू करता है ऐश्वर्या के पति से। पहले वो फ़ोन करता है, बताता है कुछ दिन पहले कि उसका एक ज़मीन है, उसकी नफ्ती करनी है, और धीरे धीरे वो सीधे ऐश्वर्या के पति तेजेश्वर के करीब आ जाता है। 1-2 बार मिलता जुलता भी है, जिससे वो पहचानने लग जाता है ऐश्वर्या के पति को। तेजेश्वर भी अच्छे से इस कमीशन एजेंट को पहचानने लगता है। उसके बाद एक दिन वही कमीशन एजेंट 3 और लोगों के साथ तेजेश्वर के घर आता है और फिर उसे कार में बैठा लेता है और ये बोल कर ले जाता है कि उसकी ज़मीन की नफ्ती करनी है। और ये वही दिन था जिस दिन तेजेश्वर की मर्डर की गई थी। तीनों कार में जब तेजेश्वर के साथ बैठ जाते हैं, कुल 4 लोग होते हैं, तब तेजेश्वर को एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है और डराती कार में पहले से रखी होती है, जिससे कि उस पर हमला किया जाता है, उसका गला काट दिया जाता है, जिससे उसकी कार में ही मौत हो जाती है। और उसके बाद झाड़ियों में फेंक कर, जो कि मैंने आपको बताया कि पनियम कस्बे के पास जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे फेंक कर उसकी बॉडी को ये सभी भाग जाते हैं। बॉडी को ठिकाने लगाने के समय बैंक मैनेजर जो है तिरुमला, वो भी वहाँ पे आ जाता है। इसके बाद ये सभी आरोपी वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब ये पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है, तब अब इस बैंक मैनेजर तिरुमला की भी तलाश शुरू होती है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें जो अन्य आरोपी थे, धीरे धीरे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें कि ऐश्वर्या होती है, मैनेजर तिरुमला राव होता है, माँ सुजाता होती है, सुजाता राव के पिता होते हैं तिरुपतैया। इसके अलावा जो प्रोफेशनल किलर हायर किया गया था, चकाली राजेश, और इसके अलावा चकाली परशुरामुर्दु, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया जाता है कि ये सारे ही आरोपी जो हैं हैदराबाद की तरफ फरार हो रहे थे, भाग रहे थे, तब इन्हें रास्ते से गिरफ्तार किया गया। और ये काफ़ी अपने आप में ही जो ये पूरा मामला है वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि आजकल की लड़कियां शादी से मना तो नहीं करती हैं, लेकिन जिससे शादी करनी होती है उसके जायदाद पे काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान होता है। जायदाद को हड़पने के लिए अपने प्रेमी संग जो ऐश्वर्या ने काम किया,
जो एक ऐसे इंसान को मौत के घाट उतार दिया जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं था। तो तेजेश्वर जो है वो बलि का बकरा बन गया और ये कहावत इस कहानी में पूरी फिट बैठती है। आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस कहानी आप सभी को इसी मकसद से सुनाती हूं ताकि आप सभी सचेत रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सके, ख्याल रखें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। आपकी इस कहानी से जुड़े हुए अगर मन में कोई भी भाव उठते हैं तो आप अपने भाव भी नीचे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।